किसी नेटवर्क में किसी डेटा को कोडिंग किया जाता है, उसको क्या कहलाता है? सुरक्षा, आवागमन, कोडीकरण, विकोडीकरण। हाँ, अमित नेट प्लस है टेलीग्राम में, इसमें आप खुद ही ज्वाइन कर सकते हो। अमित नेट प्लस टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। कोडीकरण कहते हैं। कोडीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? एनकोडिंग, इसको एन्क्रिप्शन भी कहते हैं। और जिस प्रोसेस के अंतर्गत कोडिंग करते हैं उसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब सिंपल सा अर्थ होता है कि किसी भी भाषा को कोड में बदल देना, संकेतों में बदल देना, और इस पूरी प्रक्रिया को एन्क्रिप्शन कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी में इसे साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। इंक्रिप्शन को कोडीकरण कहते हैं, इनको डिकोडिंग को कहते हैं डिक्रिप्शन। जो सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन करता है वही सॉफ्टवेयर डिक्रिप्शन भी करता है। डिक्रिप्शन का मतलब है कि कोडिंग की गई जानकारी को पढ़ने योग्य बनाना। ये कोडिंग डिकोडिंग की इतनी जरूरत क्या पड़ती है? कोई गोपनीय दस्तावेज है, गोपनीय डाटा है, इसके लिए जरूरत पड़ती है। गोपनीय डाटा को सरकारें या खासकर सेना में, मिलिट्री में कोई भी मैसेज देना होता है तो कोडिंग के थ्रू ही देना होता है। आम नागरिक इनका उपयोग नहीं करते। अब जैसे आप व्हाट्सएप में भी देखते होंगे ना कि आपका लिखा होता है कि दिस मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड यानी आपके मैसेज को कोई भी थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती। यानी आप किसी को मैसेज भेज दिए हेलो, यहाँ से आपने भेजा और यहाँ ये पहुंचा हेलो, तो ये रास्ते में जब चल रहा था ये मैसेज तो हेलो के रूप में नहीं चल रहा था, रास्ते में चल रहा होगा, हो सकता है 1 2 3 4 के रूप में चल रहा हो। किसी वजह से रास्ते में इस मैसेज को अगर कोई प्राप्त भी कर ले तो उसको हेलो नहीं प्राप्त होगा, उसको 1 2 3 4 प्राप्त होगा, जिसका मतलब वो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो हेलो आपको मिला हेलो के रूप में, लेकिन ये व्हाट्सएप का, अभी तो व्हाट्सएप फेसबुक मेटा के नाम से आ गया ना, तो रास्ते में ये 1 2 3 4 थे, इसी को कहते हैं हेलो काजल इनक्रिप्टेड। फूलचंद इसके लिए अनअकैडमी को आप लिखिए, इनको बाइलिंगुअल चाहिए। मदान सीमा, मदान की किताब ले लिए, केवीएस मदान। हेलो ज्योति, हाँ गाजी अटैक में, बिल्कुल सही, मैं जानता था भी आप एग्जाम्पल जरूर देंगे। कोई बात नहीं काजल, समझ गया। तो ये कोडीकरण बहुत बड़ी प्रक्रिया है, छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं। और देश की सुरक्षा के मामलों की चीजों को कोडीकरण में ही व्यक्त करते हैं। कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है? निर्गम युक्ति का मतलब आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड। कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज क्लियर है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आवाज ब्रेक हो रही है? रिफ्रेश किया अभी, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर निकालता है, स्पीकर भी बाहर निकालता है, मॉनिटर भी ऑडियो विजुअल बाहर निकालता है, कीबोर्ड से हम डेटा को अंदर डालते हैं, और सीपीयू में जाकर के कंप्यूटर के ये इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। तो ये तो सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। एक अरब।
गीगाबाइट शुरू होता है बिट से, बिट के बाद आता है निबल। एक निबल में होता है 4 बिट। फिर आता है बाइट। एक बाइट में होता है 8 बिट। फिर ऐसे किलोबाइट 1024, मेगाबाइट अगेन 1024, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, हेक्साबाइट, zettaबाइट, ऐसे बढ़ता जाता है। अब इसमें पूछ रहा है एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व। एक अरब अक्षर में कितने शून्य होते हैं या कितनी संख्या होती है? 11। 11 संख्या होती है। ग्यारह 10 की संख्या होती है। तो 1 GB में हम देखते हैं, 1 GB में 1024 बाइट। 1000 सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 1000 ही मान लो। 1000 बाइट, फिर MB में 1000 बाइट, फिर KB में 1000 बाइट। इन तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए तो ये 3 जीरो बस ऐड हो जाएंगी। कितने बाइट्स हो जाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे लगाएंगे? हमें बस इनको 1,000 से सिंप्लीफाई KB से लेना है और 1,000 इनको इमेजिन करके शून्य शून्य बस जोड़ देना है। समझ गए? ये इसका टेबल, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। हमें इतना ही बस याद रखना है कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट या 1000 बाइट होते हैं। 24 छोड़ दो याददाश्त के लिए। 1 KB में 1000 बाइट होते हैं। अब बाकी तो सब 1,000 जुड़ता जाएगा। KB के बाद MB आएगा, फिर GB, फिर TB, इस तरह से 3 शून्य बस बढ़ते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? फ्री सोर्स नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेडोरा, लाइनक्स, ओपन ऑफिस, अपाचे, HTTP सर्वर। ये यहाँ होना चाहिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये फ्री है, ओपन वेब सर्वर। इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी लैपटॉप आप खरीदोगे तो आपको उसके साथ फ्री मिलता है। पहले इसका नाम हुआ करता था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका विकास ही विंडोज ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर लगभग 1995 से फ्री विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। अभी इसका नाम हो गया है एज। बातचीत के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर यूज होता है? अल्टा विस्टा, MSE, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल टॉक। प्रीति, बाइनरी पे मेरी पूरी की पूरी क्लास मैंने ली है ना, देखा हो क्लास? कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में मैंने बताया है।
अल्टा विस्टा याहू का एक वेब इंजन है, लेकिन जैसे जैसे गूगल आगे बढ़ा वैसे वैसे याहू कम होता चला गया। लेकिन इंटरनेट पे सबसे पुरानी सर्च इंजनों में से एक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने इसको निर्मित किया था। एमएससी यानी मैक। मैक का फुल फॉर्म है मशीनटोश। ये मैसेंजर नहीं है, ये पर्सनल कंप्यूटर की एक श्रेणी का नाम है। ये एप्पल के द्वारा बनाया गया। एप्पल ने इसको 24 जनवरी 1984 में बनाया था, मैकिन्टोश को। तो व्यापारिक रूप से सबसे पहला सफल पीसी यही है जिसमें पहले माउस का यूज नहीं होता था, लेकिन मैकिन्टोश में सबसे पहली बार माउस का यूज होना शुरू हुआ। पहले माउस की जगह पे कमांड लाइन इंटरफेस का यूज किया जाता था, जो कि कीबोर्ड से ही चलता था। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया आई मैक ने। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैसेंजर नहीं है, ये एक ऑफिस शूट यानी वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो ऑफिस के लिए ज़रूरी होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, ये सब कुछ। बताया ना मैकिन्टोश, उसी के बारे में तो मैंने बताया। अच्छा, मोबाइल में कौन सा यूज करती है? किस्मत ने बता दिया, सफारी। एप्पल का अपना ही सॉफ्टवेयर है, वो एंड्रॉयड यूज नहीं करते। एफटीपी, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंस्टेंट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल परिमार्जन प्रोटोकॉल, या फाइल स्थानांतरण प्रक्रिया। फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। विदुषी, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल छाया का मतलब फोटो फाइल का प्रकार नहीं है, या इमेज पिक्चर का प्रकार नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है सारे क्वेश्चन हो चुके थे पहले? तो तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? तो बताया कीजिए। मुझे ये छाया वाया देख के मुझे समझ में आ गया, क्योंकि जैसा ही मैंने पीछे कहीं देखा था। रुको मैं दूसरे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। हेलो सृष्टि। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की विशेषता के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है?
आईसीटी कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोगों के सृजन के लिए मुख्य उपकरण है। आईसीटी सूचना और ज्ञान को उसके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से उसे पृथक कर प्रसारण में सहायक होती है। अधिकांश आईसीटी उत्पादों की डिजिटल और यथार्थ प्रकृति से उनके लिए व्यय अधिकतम होने दिया जाता है। चलो समझे, इसमें सही क्या है? वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए, मतलब सर्च करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वेबसाइट, वेब ब्राउजर, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी से क्या तात्पर्य है? ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। बीसीसी फील्ड में दिया गया प्रयोगकर्ता ईमेल प्राप्त करेगा और टू और सीसी फील्ड में पता देखेगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी फील्ड में दिए गए उपयोगकर्ता ईमेल प्राप्त करेगा और टू और सीसी फील्डों में पता देखेगा। ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। पीसीसी फील्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोगता ईमेल प्राप्त होगा, लेकिन यह श्रवण फाइल होगी क्योंकि यही तरीका है जिससे दृष्टिबाधित लोग ईमेल प्राप्त करते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फील्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोगता ईमेल प्राप्त होगा, लेकिन टू और सीसी फील्डों में पता नहीं देख पाएगा। 1 2 3 4 को ABCD मानेंगे। एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट मैं जरा अपलोड कर लूँ। चलो पिक्चर अपलोड नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। जीमेल का सभी लोग यूज करते होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो जीमेल का यूज नहीं करते हैं, ईमेल का यूज नहीं करता। तो उसमें हम सिंपली लिखते हैं टू, जिसको मेल भेजना है, और उसके नीचे एक कॉलम होता है सीसी यानी कार्बन कॉपी, और उसके नीचे होता है बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और उसके नीचे होता है सब्जेक्ट, क्या विषय है मेल का, और फिर उसके नीचे डिटेल होती है कि जो आप मेल में लिखना चाहते हैं। तो मुद्दा यह है कि जो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक होता है टू, जिसको भेजना, मान लीजिए मुझे भेजना है, तो amit@gmail.com में आप
मेरी एक्चुअल मेल आईडी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे साथ साथ काजल को भी ये मेल चला जाए, या काजल के अलावा देवमित्रा को भी चला जाए, तो सीसी में काजल और देवमित्रा को भी डाल देंगे। तो काजल और देवमित्रा को भी पता चलेगा कि मुझे भेजा गया है, और मुझे भी पता चलेगा कि काजल और देवमित्रा को भी भेजा गया है। लेकिन आप चाहते हैं विदुषी को भी भेजना, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि विदुषी को ये ना पता चले कि ये मेल अन्य किसी को भी भेजा गया है। ठीक है, तो विदेशी को आप बीसीसी कर देंगे। तो विदेशी को ये लगेगा कि उसके पास मेल आया है, उनके पास, और किसी के पास मेल नहीं गया। लेकिन अमित को इन तीनों का पता चलेगा, काजल को अपने साथ साथ वाले मतलब देवमित्रा का भी पता चलेगा, और विदुषी का भी पता चलेगा, और विदुषी को पता चलेगा कि इनको नहीं भेजा गया है, सीधे इन्हीं को भेजा गया है। इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। समझ गए? संदेश प्राप्त करने वाले इसको तृतीय थर्ड प्राप्तकर्ता कहते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैंने कोई लग रहा कि क्लियर नहीं हुआ। देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक प्राप्तकर्ता तृतीयक प्राप्तकर्ताओं को नहीं देख सकते, यानी इनको और इनको इनका पता नहीं चलेगा, विदुषी का पता नहीं चलेगा कि इनको भेजा गया है, और तृतीयक प्राप्तकर्ता को इन दोनों का पता चलेगा, यानी विदुषी को अमित का भी पता चलेगा, काजल को भी भेजा गया है, उल्टा हो गया, और देवमित्रा का भी पता चलेगा। इनको नहीं पता चलेगा, लेकिन विदुषी को इन दोनों का पता चलेगा। मेरी बात समझे? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, कौन सी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, स्थायी, या कौन? हेलो शैलेंद्र। बोल नहीं दिया? ये तो काफी डिटेल में मैंने आपको बताया था, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस। हेलो भूपेंद्र। रैंडम एक्सेस मेमोरी पहले तो वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो पावर ऑफ होने पर अपने आप इरेज हो जाती है, समझे? वोलेटाइल मेमोरी अगर पावर ऑफ हो गया कंप्यूटर में, या लाइट चली गई, या बैटरी डाउन हो गया, तो ये इरेज हो जाती है खुद ब खुद। नॉन तो रैंडम एक्सेस मेमोरी वही होती है, आरएएम। आप कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप कर रहे हैं, अचानक लाइट चली गई, आपने सेव नहीं किया है, तो वो गायब हो जाएगा। या कोई भी काम कर रहे हैं और लाइट चली, या कंप्यूटर ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो गायब हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो गायब नहीं होगा। कंप्यूटर की आधारभूत संरचना इसी पर आधारित होती है, रोम पे। इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। स्थायी मेमोरी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में होती है, जो हार्ड डिस्क के साथ इसकी मेमोरी आती है, 1 TB, 2 TB, 10 GB, 50 GB, गौर जो बाहर से हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में यूज करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में HTTP का उल्लेख अवस्था रहित समरूप स्टेटलेस प्रोटोकॉल के रूप में किया जाता है, क्योंकि सर्वर पिछले क्लाइंट के अनुरोध के संबंध में कोई सूचना नहीं रखता। HTTP के लिए एक परिवर्णी शब्द क्या है? मतलब HTTP का फुल फॉर्म क्या है? इस बार एग्जाम में आया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेराबाइट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरवाइजर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल।
सिंपली ये पूछ रहा है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एचटीटीपी कैसे काम करता है? यह यूजर को एक वे प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स यूजर अ वे टू इंटरेक्ट विद वेब रिसोर्सेज जैसे एचटीएमएल भी एक वेब रिसोर्स बाय ट्रांसमिटिंग हाइपरटेक्स्ट मैसेज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। एक तरफ क्लाइंट है यानी यूजर और दूसरी तरफ सर्वर, इन दोनों के बीच हाइपरटेक्स्ट मैसेज का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है एचटीटीपी। इसको टीसीपी भी कहते हैं, ट्रांसमिटर कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका मुख्य काम है दो सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन कराना। मेमोरी सेक्रेटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। रिम, रैम, रोम, कैशे मेमोरी। That is ROM. ROM stands for read-only memory. ROM is a type of memory circuitry that hosts the computer's startup routine. The particular interface which hosts the computer startup routine is called ROM BIOS. ROM BIOS tells the computer how to access the hard disk, find the operating system, and load into RAM. ASCII एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जो वैयक्तिक कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं, नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रवक्ता कीबोर्ड पर चयन करता है। ASCII के लिए एक्रोनिम क्या है? सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड, बुद्धिमत्तापूर्ण सूचना के लिए अमेरिकी मानक कोड, सूचना की सत्यनिष्ठा के लिए अमेरिकी मानक कोड, प्रत्यक्ष सूचना के लिए अमेरिकी मानक कोड। बोटिंग में बूटिंग करता है। ASCII इसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
60s में शुरू किया गया। इसमें 128 अल्फ़ाबेट शामिल होते हैं और HTML और इंटरनेट पर आधुनिक कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है ये। सभी अल्फ़ाबेट्स ASCII पर आधारित हैं। ASCII codes represent text in computers, telecommunications equipments, and other devices. उच्च शिक्षाओं की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानन प्रतिशत NAAC द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रण मूल्य को बढ़ावा दिया गया है? राष्ट्रीय विकास में अवदान, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवृत्तियों का संपोषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना, आधारिक सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग, रिपिंग। बर्निंग। जिपिंग होता है बहुत सारे बड़े-बड़े फाइलों को एक छोटी जगह में संग्रहित करना, ताकि वो स्टोरेज में बहुत कम जगह ले सकें और किसी को भेजने में भी कम डेटा का इस्तेमाल हो और कम जगह में चली जाएँ। तो ऐसे फाइलों के लिए कुछ एप्लीकेशन आते हैं जैसे WinZip, NetZip, Macintosh, MacZip, Unix, Unzip वगैरह-वगैरह। रिपिंग, एक हार्ड डिस्क में एक CD, DVD आदि से ऑडियो और वीडियो सामग्री की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया है रिपिंग, कॉपी करना। डिजिटाइजिंग, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में इकट्ठी करना। कोई भी इंफॉर्मेशन डिजिटल नहीं है उसको डिजिटल बनाना, ये डिजिटाइजिंग है। कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया बिना मांगा गया ईमेल को क्या कहा जाता है? वॉर्म, वायरस, थ्रेट, स्पैम। कहीं ऐसा तो नहीं, ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं सारे? वॉर्म क्या होता है? वॉर्म को हिंदी में कृमि कहते हैं। ये स्टैंड एलोन कंप्यूटर मॉलवेयर प्रोग्राम है। दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए खुद की ये प्रतिकृति बनाता है, कॉपी बनाता है। और खुद को फैलाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करता है। इसी तरह से वायरस तो सभी जानते हैं, वायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर जो सारे कंप्यूटर को बर्बाद करता है। थ्रेट भी वायरस को ही कहते हैं। स्पैम कोई वायरस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये बेसिकली प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है।
किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो तो लाखों करोड़ों लोगों को ये भेजा जाता है। इसको ब्लॉक करने का भी तरीका है, आप स्पैम रिपोर्ट कर देंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन अभिकल्प विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन और प्रबंधन विशेषता सॉफ्टवेयर के प्रयोगों और कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। किससे? सूचना प्रौद्योगिकी से, सूचना और प्रतिभा आधारित प्रौद्योगिकी से, सूचना प्रौद्योगिकी से, कृत्रिम बुद्धि से, एआई से। ये डाउट क्लियरिंग सेशन है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं आईसीटी में। एनी डाउट? बच्चों की आवाज आ रही है क्या यहाँ तक? सीमा जी, ये कौन सी क्लास है आपकी? कितने नंबर की क्लास को, कितनी क्लासेस होंगी? 3 क्लास में कैसे समझ में आएगा? इस कोर्स में क्लास नंबर 1 से शुरू करिए, कोर्स की जो पहली क्लास है उससे। हाँ, यहाँ अन्य छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो सभी के साथ खेलते हैं। उनको वहाँ तो 2 ही हैं, यहाँ तो 4-5 हैं, और यहाँ प्रॉपर जगह भी है ना खेलने कूदने की। रिजल्ट जनवरी में आना चाहिए, मुझे उम्मीद है। एग्जाम अभी भी चल रहे हैं क्या? कौन सा लैंग्वेज तुमको समझ में नहीं आया काजल? अच्छा, वो लो लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, वो सारा। थ्योरी बहुत करवाएं जी, सारा थ्योरी करवाते हैं। आज तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, जो स्लाइड आपको दिख रही है।
कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? सिलिकॉन, तांबा, स्टील, प्लास्टिक। देखो, कंप्यूटर की एक अलग लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी लैंग्वेज होती है। वैसे ही कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है, उसको डेवलप किया जाता है। तो उसको डेवलप करने वाले को प्रोग्रामर कहते हैं, और उसकी लैंग्वेज को कहते हैं प्रोग्राम। ये दो तरह की लैंग्वेज होती है। डेवलप इंसान ही करता है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह से तकनीकी बनाई जाती है उसके अंदर कि समझता कंप्यूटर है। कुछ भाषाओं को इंसान भी समझते हैं, कुछ भाषाओं को सिर्फ कंप्यूटर समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि नया नया जोड़ा शादी करके आया घर पे, कंबाइंड फैमिली थी, तो घर में कंबाइंड फैमिली में काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अब उनको प्राइवेट टाइम मिलता ही नहीं था, और कभी कभी ऐसा, चूंकि नई नई शादी हुई थी, तो कभी कभी ऐसा टाइम भी होता था कि मतलब कभी कभी इत्तेफाक से मिल जाता था प्राइवेट टाइम। फॉर एग्जाम्पल कि दोपहर में सभी सोए हुए हों, सभी आराम कर रहे हों, या कोई कहीं गया हो, तो प्राइवेट टाइम मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट टाइम में प्राइवेट बात करने की प्रॉब्लम थी कि बात कैसे करें। तो उन्होंने एकांत समय के लिए एक कोड वर्ड निकाला था कि वॉशिंग मशीन लगा दो, कपड़े धुलना है। तो बीबी और हस्बैंड दोनों ने डिक्लेयर किया कि जब हमको प्राइवेसी चाहिए होगा, या मुझे दिखेगी संभावना बन रही है, या आपको दिखेगी संभावना बन रही है, तो अभी इस तरह से तो हम खुल के भी कह सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, कोई सुन लेगा। तो कभी कभी किचन में होती थी बीबी, तो हस्बैंड कहता था, सुनो जी, वॉशिंग मशीन लगा दो, कपड़े धुलने हैं। तो बोलती थी, हाँ आती हूँ आती हूँ। फिर 10 मिनट फिर बोलता है, सुनो, वॉशिंग मशीन लगा दो, कपड़े धुलने हैं। तो हाँ आती हूँ आती हूँ। तो ये उनका कोड वर्ड था। अब इसको समझते सिर्फ वही दोनों लोग समझते थे, बाकी परिवार में कोई नहीं समझता था। नॉर्मल सी बात थी। ऐसे कई दिनों तक धुलाई चलती रही, किसी को समझ में भी नहीं आया। तो इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर में डाले जाते हैं, कोड में होते हैं, वो इंक्रिप्टेड होते हैं, उसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझता है, इंसान तो समझ ही नहीं सकता। अब ये वॉशिंग मशीन लगा दो, कपड़े धुलने हैं, तो इंसान क्या समझेगा कि बीवी बुला रही है, हस्बैंड बुला रहा है कपड़े धुलने के लिए। तो पुराने जमाने में वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो जबकि ये घटना है, तब वो ऑटोमेटिक नहीं होते थे कि वो बटन दबा दो तो सुखा के निकालेंगे, नहीं। वॉशिंग मशीन सिर्फ वो कपड़े को घुमाते थे, कुछ नहीं करते थे, बाकी आपने सब करना है। पानी भी आपको ही डालना होता था, टैप से नहीं पानी आता था, शुरुआती दिनों की बात। तो कुछ, तो इसमें केवल हस्बैंड वाइफ की बात को समझ रहे हैं। तो उस भाषा को जो सिर्फ कंप्यूटर ही समझता है, इंसान नहीं समझता, इसको कहते हैं लो लैंग्वेज। कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनको कंप्यूटर भी समझता है और इंसान भी समझता है, इस लैंग्वेज को कहते हैं हाई लैंग्वेज। समझ लो, सासू माँ अगर समझ जाती होंगी तो दैट वाज हाई लैंग्वेज, अगर कोई नहीं समझता दैट वाज लो लैंग्वेज। तो ये लो लैंग्वेज बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि बना इंसान ही रहा है, तो इंसान कैसे नहीं समझेगा इसको। आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता है। हाई लैंग्वेज बनाना इतना कठिन काम नहीं। इन दोनों लैंग्वेज में, इन दोनों लैंग्वेज के भी दो प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं मशीन लैंग्वेज, या कह लो मशीनी भाषा। मशीनी भाषा नहीं जिसको कंप्यूटर समझता है,
और दूसरी होती है असेंबली भाषा। तो ये जो मशीनी भाषा होती है, इसको सिर्फ बाइनरी कोड के आधार पे ही कंप्यूटर समझता है। 01010101 इसी से बनता है। कंप्यूटर को निर्देश बाइनरी कोड पे देते हैं। तो एक मशीनी भाषा है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर में हमने ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी है कि अगर हम 101 जब आएगा, 101 कैसे आएगा? जब हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से म्यूजिक, तो 101 टाइप हो जाएगा, या कंप्यूटर में ये संकेत जाएगा और कंप्यूटर म्यूजिक चलाना शुरू कर देगा। गाने चलाना शुरू कर देगा। इसी तरह से किसी भी कंप्यूटर के कार्य के लिए अलग अलग बाइनरी डिजिट बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए 10101 कंप्यूटर में हमने ये प्रोग्राम डाल दिया है कि जब हम ये टाइप करेंगे तो आप टाइपिंग करने लगना, वर्ड फाइल खोल करके उस पर टाइपिंग के लिए स्टार्ट हो जाना। ऐसे लाखों कैरेक्टर प्रोग्रामर ने कंप्यूटर में डाले। एक कंप्यूटर की लैंग्वेज दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलेगी। अब आपको कंप्यूटर की भाषा तो समझ में नहीं आएगी। अगर कंप्यूटर का कच्चा चिट्ठा निकालोगे तो उसमें 101100101 ऐसे 101011111 बहुत सारे मिलेंगे। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। इकट्ठे ये हजारों या लाखों लाइनें लिखी हुई आपको मिल जाए तो आपके पागल होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं कहूँ ये पढ़ के सुनाओ, इसका मतलब क्या है? अगर ये चीज कंप्यूटर में डाल दिया जाए इंस्ट्रक्शन, तो कंप्यूटर क्या करेगा? इकट्ठे कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शन को असेंबल कर देना, यानी मशीनी लैंग्वेज को इकट्ठा लिख देना, इसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करना होता है कंप्यूटर को। तो जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है उसे कहते हैं असेंबलर। क्या कहते हैं? जो यंत्र ट्रांसलेट करता है। तो ये भाषा की कहानी, लो लैंग्वेज भाषा, हाई लैंग्वेज भाषा, असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, असेंबलर। समझ गए इतना? अब मैं कहूंगा जी, कंप्यूटर की जो भाषा है जिसको सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, लो लैंग्वेज। वॉशिंग मशीन लगा दो, कपड़े धुल रहे हैं, तो धुलाई ज्यादा होने लगी घर में। दो दो तीन तीन बार तो पत्नी बुलाती पति को कि वॉशिंग मशीन लगा दो, कपड़े धुल रहे हैं, और 3-4 बार पति भी कपड़े धुलने के लिए बुला लेता। और सासू माँ को थोड़ा डाउट हुआ, वो जा जाके छत पे देखती कपड़े सूखते कहाँ हैं, धुलते तो इतने ज्यादा हैं, कपड़े सूखते तो है नहीं। तो उसने पता लगाया। एक शाम जब वॉशिंग मशीन की गुहार हुई, कपड़े लगाने की गुहार हुई, तो जासूसी करी सास ने, और पता चला कि वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। तो सासू ने रंगे हाथों पकड़ लिया, कपड़ों को भी, वॉशिंग मशीन को भी। तो ये जो लो लैंग्वेज थी ये पकड़ में आ गई। लो लैंग्वेज को पकड़ में आते ही ये बन गई हाई लैंग्वेज। फिर उन्होंने सभी को घर में बता दिया कि ये क्या माजरा चल रहा है। तो पूरी की पूरी लो लैंग्वेज हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। अब जब वॉशिंग मशीन के लिए तभी बुलाया जाता है जब वाकई कपड़े धुलते हो। तो ये जो सासू ने सबको बता दिया, इसको कहते हैं जो सबको बता, लो लैंग्वेज को हाई लैंग्वेज में चेंज करने वाले को कहते हैं कंपाइलर। तो इस घटना में कंपाइलर कौन था? कंपाइलर का काम क्या है?
कंप्यूटर के भाषा में कंपाइलर का काम क्या है? वेरी गुड। कंप्यूटर की लो लैंग्वेज को हाई लैंग्वेज में बदल देना, ये कंपाइलर काम था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं डीकंपाइलर। क्या कहते हैं? डीकंपाइलर्स। इसमें मशीनी भाषा को सोर्स भाषा में चेंज कर दिया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे के पूरे लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही चेंज कर देते हैं, कंपाइलर उसको हाई लैंग्वेज में बदल देता है। कभी कभी होता है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को नहीं बताते, एक एक लाइन को बदलते हैं, एक एक लाइन को लो लैंग्वेज से हाई लैंग्वेज में या हाई लैंग्वेज से लो लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। क्या कहते हैं? पूरे के पूरे प्रोग्राम की भाषा को हाई लैंग्वेज में चेंज कर देना, दैट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर। बट एक एक लाइन को चेंज करना, दैट इज द वर्क ऑफ इंटरप्रेटर। अब समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट किसी को? अब अगला टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला टॉपिक होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स कई तरह के होते हैं, लैन, वैन, ब्लैन, आपने पढ़ा होगा। जिसे लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो मान लो एक कॉलेज है, स्कूल है, उसके सारे रूम्स एक नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ये बड़ी सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज हैं और सारे ऑफिसेज के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इनका वर्क म्यूचुअल है, तो ये म्यूचुअली कनेक्टेड एक दूसरे से, नेटवर्क वाइज। तो ऐसे सिस्टम को, एक लोकल एरियाज में जो ऐसा सिस्टम होता है उसे कहते हैं लैन। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे इजी होता है, सबसे सहज होता है, और इसमें डेटा स्पीड 10 Mbps से लेकर के 1 Gbps तक होता है। और इसमें मिनिमम 100 कंप्यूटर से लेकर के
1000 कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं आपस में। इसमें 2 तरह के ऑपरेटिंग मोड यूज हो सकते हैं कंप्यूटर में। एक को कहते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच बिना किसी सेंट्रल कंप्यूटर के वो आपस में ही कनेक्टेड होते हैं। कोई केंद्रीय कंप्यूटर, मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है मीडिएट करने के लिए, और सभी कनेक्शनों की भूमिका एक समान होती है। दूसरा होता है जिसमें एक मुख्य कंप्यूटर या मुख्य सर्वर के माध्यम से सारे एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जैसे ये भी सर्वर से जुड़ा है, ये भी सर्वर से, ये भी कंप्यूटर में आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, थ्रू सर्वर ये इंटरकनेक्टेड है। तो इसको कहते हैं क्लाइंट टू सर्वर। ये 2 तरह के लोकल एरिया नेटवर्क है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को कहा जाता है ईथरनेट। क्या कहा जाता है? ईथरनेट। तो शाम को 6 बजे वाली क्लास में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक सभी को बाय बाय।